हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी मैं यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ फॉरेस्ट गार्ड की जो नई भर्तियाँ अभी 2021 में आई हैं, यानी कि कल ये भर्तियाँ रिलीज हो गई थी। आप में से अधिकतर लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा, डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें करनी है, ताकि इस भर्ती परीक्षा से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी डाउट ना रहे। मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा। अगर उसके बाद भी आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मुझसे उसके बारे में पूछ लेना, जो भी आपको जानना होगा मैं आप सभी को जो है सभी चीज़ें बताऊँगा। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड की। ठीक है दोस्तों, तो फॉरेस्ट गार्ड की जो एक तो भर्तियाँ हो चुकी हैं, जिसका रिजल्ट भी आज आ गया है, कल आया था। तो वो रिजल्ट भी आ गया है और उसके बाद यहाँ पर आप फॉरेस्ट गार्ड की जो नई भर्तियाँ आई हैं 2021 में, इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों आपका कैसे चयन होगा। ठीक है, तो आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है, फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी कैसे होगी और रिटन एग्ज़ाम के लिए क्या आपको पढ़ना पड़ेगा और कैसे इसमें हम पूरी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर कोई भी चीज़ आपको डाउटफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर कर लेते हैं वैकेंसीज़ की बात। ठीक है, तो इसमें अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात करेंगे तो इसमें 894 टोटल वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो टोटल वैकेंसी कितनी है? 894 खाली पद है, रिक्त पदों पर जो ये भर्ती निकली हुई है। उसके बाद मैं आगे इसमें बात करूंगा दोस्तों इसकी पूरी डिटेल में। जैसे नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन जो इसका रिलीज हुआ था कल, इसका नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, तो 19 अगस्त को इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया था। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब तुम ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है तो आप उसकी स्टार्टिंग डेट जो है 24 अगस्त है। 24 अगस्त से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 7 अक्टूबर। ठीक है, यानी कि 24 अगस्त फिर 24 सितंबर, 24 अक्टूबर, 7 अक्टूबर। ठीक है, लगभग 1.25 महीने का इसमें टाइम आपको दिया गया है। तो यानी कि 45 दिन का लगभग इसमें टाइम होगा शायद, संभवतः है। तो इतने दिनों के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है। और उसके बाद आ जाता है दोस्तों यहाँ पर को फीस वाला सेक्शन। तो आपको फीस भरने की लास्ट डेट 9 तारीख है, 9 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को फॉर्म भरने की लास्ट डेट और फीस भरने की 9 अक्टूबर इसकी डेट दी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे इसके बारे में चर्चा करूँ दोस्तों फीस की, तो फीस वाला सेक्शन जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो फीस इसकी कितनी रहने वाली है? वो सामान्य श्रेणी के लिए, जो अनारक्षित श्रेणी है या फिर पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए 300 रुपये यहाँ पर फीस रहने वाली है फॉर्म की। और उसके बाद अनुसूचित SC ST और आर्थिक रूप से EWS जो कैटेगरी के लोग हैं, इनके लिए 150 रुपये फीस रहेगी। ठीक है, SC के लिए और ST के लिए और EWS के लिए। ठीक है, तो इनके लिए फीस रहेगी यहाँ पर को 150 रुपये। चलिए इस पर हमने बात कर ली। उसके बाद दोस्तों परीक्षा की संभावित तिथि, अगर हम परीक्षा में फॉर्म भरते तो हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसके एग्ज़ाम कब तक होंगे, उस हिसाब से बंदा तैयारी करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर संभावित तिथि की अगर बात करें दोस्तों, तो संभावित तिथि यहाँ पर दी गई है दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर में इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे, ऐसी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। लेकिन देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या ये दिसंबर में एग्ज़ाम कराने संभव हो पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भरे गए हैं। सबकी डेट अक्टूबर से दिसंबर के बीच दी गई है, लेकिन ये संभव नहीं है। लेकिन आप लोग दिसंबर मान के चलना है इसको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर एक OTR चीज़ है, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। OTR आपको बनाना जरूरी है। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए OTR बनाना जरूरी है। OTR का मतलब होता है ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको एक बार अपनी एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसमें सारी डिटेल अपनी फिल कर देनी होती है। जब आप फॉर्म भरते हैं उस समय सीधे OTR ओपन करेंगे तो उससे सीधे के सीधे आपको 2 मिनट के अंदर जो है आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये जरूरी है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आप लोगों को जो है इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, और ये चीज़ जो है नंबर। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म गलती से गलत भर दिया है या फॉर्म भरते समय आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप जो ईमेल ID दे रखी है यहाँ पर, और 2 नंबर दिए हैं, टोल फ्री नंबर दे रखा आयोग का और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है आयोग का। तो आप इन नंबरों पर फ़ोन करके यहाँ से पूरी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं किसी भी तरह की। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप इस नंबर पर फ़ोन करिए। बाकी हम हैं, हमसे पूछ सकते हैं। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आयोग के दिए गए, इन पर फ़ोन कर लेना। ईमेल ID दी गई है, ईमेल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम एग्ज़ाम मोड की बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है और ऑफलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है ये एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होगा। इसमें आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम में जैसे कि बुकलेट मिलती है, एक कार्बन कॉपी घर को मिल जाती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम जहाँ तक वो संभवतः ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा।
उसके बाद दोस्तों अब आते हैं मेन उस पे। तो यहाँ पर वन आरक्षी की भर्ती है और टोटल इसमें 894 पद हैं, जिसमें से 456 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो अगर सभी कैटेगरी की चाहे SC ST OBC या EWS और जनरल की महिलाओं को मिलाया जाए तो देखिए यहाँ पर लगभग आधे पद 456 पर आधे से ज़्यादा पद जो है यहाँ पर किसके हैं, महिलाओं के लिए है। तो यहाँ पर जो है इसको 50-50 कर दिया गया है। ठीक है, तो 50-50 जो है दोनों के लिए कर दिया गया है, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए आधे आधे पद कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जब पिछले बार थे लगभग 1200 पद थे दोस्तों, ठीक है ना, जो इसमें हाल ही में जिसकी भर्ती परीक्षा मतलब फिजिकल हुआ है और कल रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर पद का डिटेल आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं आयु सीमा की। ठीक है, इस पर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेना आप। आयु सीमा जो है 18 से 28 वर्ष के बीच की इसमें आयु सीमा रखी गई है। ठीक है, तो इसके बीच की आयु सीमा इसमें रखी गई है, लेकिन एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि कोरोना के चलते, ठीक है, कोरोना के चलते इस साल जो है थोड़ा आयु सीमा में छूट दी गई है। ठीक है, आयु सीमा में छूट दी गई है 1 साल की। आपको जैसे कि पता ही है, आप यहाँ पर 1 वर्ष की, अब यहाँ पर कुल मिला के कहने का मतलब है आपकी जो डेट की गणना होगी वो 29 साल आपको ले लिया जाएगा। अगर आपको 29 साल भी होते तब तक लिया जाएगा, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो जन्म अगर आपका 1 जुलाई 2003 के बाद हुआ है या फिर 1 जुलाई 1992 से पहले हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है आपका जो जन्म है वो 1 जुलाई 1992 के बाद होना चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 1992 के बाद होना चाहिए और 1 जुलाई 2003 से पहले आपका जन्म होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद SC ST OBC या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित लोग हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर देखिए, अगर 8 5 13 33 साल या अगर अभी इस समय 29 साल 1 साल की छूट मिले तो 34 साल। ठीक है, SC ST OBC या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आपके पास प्रमाण पत्र है तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर को कुल मिला के कहने का मतलब है आपको 1 जुलाई को जो है 1 जुलाई 2003 के पहले आपका जन्म होना चाहिए और 1 जुलाई 1992 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इस फॉर्म के लिए शैक्षिक अर्हता की। तो शैक्षिक अर्हता में दोस्तों आपको अनिवार्य अर्हता के अंतर्गत जो है आपको किसी भी मान्यता प्राप्त या फिर उत्तराखंड बोर्ड की के विश्वविद्यालय उत्तराखंड बोर्ड से जो आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर इसी के इक्विवेलेंट समकक्ष स्तर की कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आपको अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अधिमान की बात करें तो अगर दोनों के नंबर सेम हो जाते हैं तो यहाँ पर समान अंक प्राप्त हो जाते हैं तो जो ज्येष्ठ अभ्यर्थी होगा उसको सूची में ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, ये रही आपकी अर्हता की बात। ठीक है, तो आपकी क्वालिफिकेशन की बात। अब आ जाते हैं शारीरिक मापदंड। जैसे कि आपको पता ही है जो वन आरक्षी की भर्ती होती है इसमें शारीरिक माप तौल भी लिया जाता है और शारीरिक दक्षता वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें दोस्तों इस भर्ती में पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर की हाइट मांगी है और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर की, लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी और आगे चेंजेज होंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ऊंचाई पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए जो है 5 सेंटीमीटर विस्तार। ठीक है, सॉरी फुलाने पर अगर आप सीना आपका जितना भी है तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। जैसे 80 सेंटीमीटर सीना है तो आपको 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाना है। ठीक है, तो अगर 4 सेंटीमीटर ही आप फुला पा रहे हैं तो फिर नहीं होगा, चाहे आपकी चेस्ट 90 सेंटीमीटर हो, लेकिन अगर आप 4 ही सेंटीमीटर फुला पा रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस बात का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। उसके बाद है लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो अनुसूचित SC ST गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, कुमाऊनी, नागा, अरुणाचल प्रदेश, ये जितने भी मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है हिल सर्टिफिकेट धारी जो हैं, ठीक है, तो उनके लिए हाइट जो है पुरुषों के लिए 152 और महिला के लिए 145 रखी गई है। ठीक है, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे पहाड़ी राज्यों से बिलोंग करते हैं जिलों से, तो आपको यहाँ पर को छूट दी जाएगी आपकी हाइट में। ठीक है, 152 और 145 सेंटीमीटर की। उसके बाद शारीरिक दक्षता की बात करते हैं दोस्तों, जिसकी आपको पता ही है, इसमें शारीरिक दक्षता में 25 किलोमीटर दौड़नी होती है और महिलाओं के लिए 14 किलोमीटर दौड़। ठीक है,
तो इसके लिए जो अधिकतम घंटे होते हैं 4 घंटे, ठीक है। 4 घंटे में आपको महिलाओं को दौड़नी है 14 किलोमीटर दौड़ फीमेल के लिए, और मेल के 4 घंटे के अंदर मेल को दौड़नी है 25 किलोमीटर, ठीक है। इस बार देख ही लिया होगा आपने, काफ़ी जिन लोगों ने दिया है और जिन लोगों ने नहीं दिया उन लोगों ने भी सुना होगा। 25 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, 2 महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए यहाँ पर क्रमशः दौड़ मैंने बता दी है। उसके बाद और फिजिकल इसमें कुछ भी नहीं होता है। बाकी लिखित परीक्षा के सिलेबस की बात करें दोस्तों, तो मैंने कल एक सिलेबस में वीडियो बनाया था पटवारी के लिए, तो सेम वैसी सिलेबस इसमें रहता है। तो सामान्य हिंदी आपसे 20 नंबर की सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, और उसके बाद आपसे 40 अंक का सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 40 अंक का सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन, उसके अंतर्गत आपको इतिहास, भूगोल, राजशास्त्र, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। और जो 40 नंबर होते हैं वो उत्तराखंड के होते हैं, ठीक है। 40 नंबर, तो टोटल हो गया 100 नंबर का, ठीक है। तो 40 उत्तराखंड, 20 हिंदी, 60 और 40 नंबर का ये बाकी का सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानसिक योग्यता, ये सारी चीज़ें जो इसके अंतर्गत आए 5-5 नंबर के इनमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। ये रहेगा सिलेबस। और बाकी मेन जो पूरा डिटेल सिलेबस है वो मैंने कल अपने चैनल पर पटवारी और उसके नाम से अपलोड कर रखा है, सेम उसी का सिलेबस, ये भी वही सिलेबस है। और आपको कोई दिक्कत, टेंशन, परेशानी लेने की बात नहीं है। मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो हम यहाँ पर पूरी तैयारी इसकी करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर जनरल और ओबीसी में आपको 45% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 100 नंबर का एक पेपर है तो आपको कितने लाने पड़ेंगे, इसमें से 45 नंबर लेके आने पड़ेंगे जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए, तभी आप क्वालिफाई होंगे। और SC ST के लिए 35% क्वालिफाई परसेंटेज है, तो 35% है, ठीक है। और जहाँ तक एग्ज़ाम में है, आपको पता ही है यहाँ पर को जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो आप अगर एक सवाल गलत कर लेते तो आपको 1/4 ऋणात्मक कर दिया जाएगा, यानी कि 0.25 मार्क्स आपका कट जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन हल किए हैं, 10 में से आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, 6 क्वेश्चन सही करे हैं, तो इसमें से 1 नंबर माइनस हो जाएगा। और ये 6 सही किए थे आपने, 6 नंबर आए थे, उसमें से 1 माइनस हो गया, तो आपके 5 ही नंबर रह जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस मार्किंग और बाकी पासिंग मार्क्स का। उसके बाद जो यहाँ पर पात्रता आ जाती है आवेदन के लिए, तो कौन कौन लोग पात्र होंगे, तो दोस्तों यहाँ पर को वही लोग पात्र होंगे जिन्होंने इंटरमीडिएट, हाई स्कूल, इंटर और इसके समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तराखंड में राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पास की हो, यही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दूसरा, लेकिन ऐसा इसमें एक कंडीशन ये है कि जैसे कोई अर्धसैनिक बलों से है, कोई ऐसी राज्य सरकार के अधीन राज्य की या अर्थशास्त्री संस्था से संस्था पर कार्य करता है, जिसका मतलब बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, तो अगर तो ऐसे लोग भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। या और ऐसे लोगों के बच्चे, जैसे किसी के मम्मी पापा यूपी के हैं लेकिन वो उत्तराखंड में जॉब करते हैं और सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में है, और लेकिन उनका ट्रांसफ़र यहाँ से बाहर नहीं हो सकता, तो वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ लेना इसको, कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ लेना। तो दोस्तों, मैं आपको सिलेक्शन के लिए मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही मैंने कहा था आपको तैयारी करनी है, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको 40 नंबर की उत्तराखंड तैयार करनी है और 20 नंबर की आपको हिंदी तैयार करनी है, बाकी 40 नंबर की आपको GS तैयार करनी है, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। हम कुछ ही दिनों के बाद जो है पूरा कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपको चाहे वन आरक्षी हो, चाहे पटवारी लेखाकार हो, लेखाकार हो, या फिर लेखपाल हो, और या फिर वीडियो VPDO के एग्ज़ाम हो, इन सभी के लिए हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे। पूरा कोर्स चलाऊंगा, हिंदी, उसमें हिंदी होगी, सामान्य अध्ययन होगा और बाकी उत्तराखंड होगी, ये सभी हम कवर करेंगे। और बीच में रीजनिंग वगैरह भी कुछ होगा, तो इसको भी हम कभी कभी देख लेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, एग्ज़ाम होने तक जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट जरूर करके ज़रूर बताना, उस हिसाब से मैं अपनी पूरी तैयारी करूँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है इस एग्ज़ाम के लिए। अभी से तैयारी में लग जाइए, और इस वीडियो में साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है अग्रिम परीक्षाओं के लिए।